नमस्कार विद्यार्थियों। हमने देखा था ग्रह प्रबंध होता क्या है। अब हम देखेंगे और ग्रह प्रबंध के उत्प्रेरक कार्य क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में देखा है। अब हम देखेंगे ग्रह प्रबंध की प्रक्रिया क्या होती है, क्योंकि ग्रह प्रबंध करने के लिए हमें किसी न किसी तरह की प्रक्रिया को अपनाना ही पड़ेगा, तभी जाके हमारा ग्रह प्रबंध अच्छे तरीके से होगा। तो हमने अलग अलग समय पर अलग अलग विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी हैं, ये भी हमने देखा है। तो हम देखेंगे कि ग्रह प्रबंध के बारे में निकल एंड डॉर्सी ने क्या कहा है। ग्रह प्रबंध को उन्होंने बताया है कि ग्रह प्रबंध पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारिवारिक साधनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें नियोजन करना, नियंत्रण करना एवं मूल्यांकन करना आता है। यही प्रबंध प्रक्रिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रबंध प्रक्रिया में मुख्यतः 3 चीजें आती हैं। सबसे पहला है नियोजन करना, दूसरा है नियंत्रण करना और लास्ट में है मूल्यांकन करना। इनका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि हम लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। हमारा मुख्य कार्य, ग्रह प्रबंध का मुख्य उद्देश्य लक्ष्यों की प्राप्ति करना होता है। लक्ष्य क्या होता है, ये हम हमारे पिछले वीडियोस में देखे थे। तो इनका मुख्य उद्देश्य लक्ष्यों की प्राप्ति करना होता है और लक्ष्यों की प्राप्ति साधन के द्वारा की जाती है, पारिवारिक साधनों के द्वारा की जाती है। इसमें मुख्यतः 3 पॉइंट्स हैं: नियोजन करना, नियंत्रण करना और मूल्यांकन करना। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि परिवार ग्रह व्यवस्था में मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं: नियोजन करना, नियंत्रण करना और मूल्यांकन करना। हमने ग्रह व्यवस्था क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करी। अब हम देखेंगे ग्रह व्यवस्था की प्रक्रिया क्या होती है, ग्रह व्यवस्था के चरण क्या होते हैं। ग्रह व्यवस्था को मुख्यतः 4 चरणों में बांटा गया है: नियोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग और इवैल्यूएशन। ये चारों चीजें लक्ष्य के इर्द गिर्द रहती हैं, लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमती हैं। इनका मुख्य कार्य लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। नियोजन अर्थात प्लानिंग हम अभी शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे। नियोजन का मतलब ये होता है कि हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं कि हाँ, हम इस तरह चलेंगे या हम इस तरह कार्य करेंगे तो हमारे लक्ष्य प्राप्त होगा। इसके लिए हमें धन और समय कम से कम लगे, धन, समय और श्रम कम से कम लगे और हम अधिक से अधिक जल्द से जल्द अच्छा लक्ष्य प्राप्त कर सके, इस चीज की हम प्लानिंग करते हैं। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये होता है कि हम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, क्या क्या वस्तुएं चाहिए, या हमें किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। ह्यूमन और नॉन ह्यूमन दोनों तरह के रिसोर्सेज को हम इकट्ठा करते हैं, एक स्थान पे, एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, तो उस चीज को हम बोलते हैं संगठन या ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट बात प्लान करेंगे हम नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब ये नहीं कि हम उस चीज को कंट्रोल करना। नियंत्रण का ग्रह व्यवस्था के चरण में तात्पर्य यह होता है कि हम यह देखते हैं कि हम जो प्लानिंग करी है उसके अंदर कोई रुकावट तो नहीं आई, वो स्मूथली चल रही है या नहीं चल रही है। अगर चल रही है तो इट इज़ वेरी गुड, और नहीं चल रही है तो हमें उस रुकावट को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय करने पड़ेंगे, हमें क्या क्या रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे। अगर वह प्रक्रिया जल्दी समाप्त हो रही है और हमें कुछ समय और करना है तो हम उस प्रक्रिया को किस तरह से धीरे करेंगे, या प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे चल रही है तो हमें क्या करना है पड़ेगा जिससे कि प्रक्रिया तेजी से चले। तो ये सब चीजें नियंत्रण में आती हैं। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने अगर लक्ष्य प्राप्त कर लिया है तो अब हम देखेंगे उसका मूल्यांकन करेंगे। हाँ, हमने ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, लक्ष्य तो हमने प्राप्त कर लिया, पर हमें इसके लिए क्या क्या नुकसान हुआ, क्या क्या फायदे हुए, या हमने जो लक्ष्य प्राप्त किया वो हमने सही समय पर प्राप्त किया है, या हमने श्रम का, धन का और समय का अपव्यय तो नहीं करा, हमने उनका ज्यादा खर्च तो नहीं करा, या हमने उनका कम खर्च तो नहीं करा। हम क्या करें जिससे आगे जाके हमारे लक्ष्य और अच्छे से प्राप्त हो। लक्ष्य हमारा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम ग्रह प्रबंध की बात कर रहे हैं तो ग्रह प्रबंध में लक्ष्य हमारा कुछ भी हो सकता है। तो ये ग्रह व्यवस्था के जो चरण हैं चारों, ये हम
आप इनको देख नहीं सकते, आप इसको पेन पेपर लेके करते नहीं हम, पर यह हमारे मानसिक प्रक्रिया है जो कि दिन पर दिन निरंतर चलती रहती है और हम इसका उपयोग करते हैं। अब हम एक एक चरण के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हमने गृह प्रबंध की प्रक्रिया के चरणों के बारे में पिछले वीडियो में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करी थी। अब हम एक एक के बारे में डिटेल में जानकारी देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम प्लानिंग या नियोजन के बारे में। निकल एंड डॉर्सी जो कि गृह प्रबंध के होम मैनेजमेंट के एक बहुत बड़े विद्वान हैं, उनके अनुसार नियोजन प्रबंध प्रक्रिया का पहला चरण है। इसमें निर्णय की विस्तृत श्रृंखला होती है जो कि पारिवारिक क्रियाओं, साधनों और परिवर्तित मांग के संदर्भ में लिए जाते हैं। अर्थात जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो यह गृह प्रबंध का वेरी फर्स्ट स्टेप है, जिसके अंदर एक निर्णय न लेके निर्णयों की श्रृंखला होती है। फॉर एन एग्जाम्पल हम एक लेते हैं बर्थडे पार्टी का अरेंजमेंट का एग्जाम्पल। हमें किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी अरेंज करनी है, तो हमारा लक्ष्य क्या हुआ? बर्थडे पार्टी अरेंज करना। इसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग में क्या क्या करेंगे हम? बर्थडे पार्टी कहाँ करनी है, कैसे करनी है, किस किस को बुलाना है, उसके आयोजन में क्या हमें रिटर्न गिफ्ट देने हैं, क्या हमें थीम पार्टी करनी है कि नहीं करनी है, क्या हमें मेन्यू प्लानिंग में क्या क्या रखना है, गेम्स क्या क्या खिलाने हैं। तो ये क्या है? ये निर्णयों की विस्तृत श्रृंखला है। उद्देश्य क्या है हमारा? लक्ष्य क्या है हमारा? लक्ष्य सिर्फ एक है कि हमें बर्थडे पार्टी का आयोजन करना है, और इसके लिए हमने प्रथम चरण करा। प्लानिंग के बिना तो कुछ संभव होता ही नहीं है, तो हमने इसका प्रथम चरण करा। प्रथम चरण के अंदर निर्णय की हमने विस्तृत श्रृंखला ली। इस श्रृंखला के अंदर पारिवारिक क्रियाओं, साधनों और परिवर्तित मांग के संदर्भ में लिए जाते हैं। निर्णय किसके लिए संदर्भ में लिए जाते हैं? पारिवारिक क्रिया, जो भी हम कार्य करते हैं परिवार के लिए, उन क्रियाओं के संदर्भ में, पारिवारिक साधनों के संदर्भ में, यानी कि हमें कितना ह्यूमन रिसोर्स लगाना है, कितना नॉन ह्यूमन रिसोर्स लगाना है, हमें रिसोर्सेज किस जगह, कब और कहाँ लगाने हैं। जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो रिसोर्सेज हमारे पास मेन है। जब हम फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, गृह प्रबंध की बात करते हैं, तो गृह प्रबंध में मुख्यतः शारीरिक श्रम, एनर्जी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट की बात करते हैं। अर्थात टाइम, मनी और एनर्जी, तीन तरह के रिसोर्सेज की हम मेजरली बात करते हैं। रिसोर्सेज तो हमारे पास बहुत सारे हैं, पर इन तीन रिसोर्सेज की हम मुख्यतः बात करते हैं। तो हमें इन तीनों रिसोर्सेज को कहाँ लगाना है, कितना लगाना है, कैसे लगाना है, कब लगाना है, यह हम नियोजन में डिसाइड करते हैं। और परिवर्तित मांग, हमने पिछली बार देखा था वीडियो में कि पारिवारिक जीवन चक्र के हिसाब से मांगों में परिवर्तन होता है। तो परिवार जो मांग में जिस हिसाब से परिवार की डिमांड्स जिस तरह से होगी, उस हिसाब से प्लानिंग की जाएगी। परिवार की डिमांड है कि बाहर जाके बर्थडे पार्टी करनी है, तो प्लानिंग दूसरी तरह की होगी। परिवार की डिमांड है कि बर्थडे पार्टी घर में करनी है, तो उसकी प्लानिंग दूसरी तरह की होगी। अर्थात किसी भी कार्य को करने से पूर्व, किसी भी कार्य को शुरू करने से पूर्व, किसी लक्ष्य को डिसाइड करने से पूर्व यह प्लानिंग की जाती है। यह इसका प्रथम चरण है, गृह प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। हर में कुछ विशेषताएं होती हैं, तो नियोजन में भी विशेषताएं होना स्वाभाविक है। तो हम नियोजन की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली विशेषता यह है कि वह लक्ष्य पर आधारित होनी चाहिए। आप क्या करना चाहते हैं, तभी तो आप प्लानिंग करेंगे। जब आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है, हवा में प्लानिंग करने का कोई तात्पर्य नहीं है। तो नियोजन की सबसे प्रथम विशेषता यह है कि इसको बनाने से पूर्व, इस पे कार्यान्वयन करने से पूर्व इसमें लक्ष्य होना आवश्यक है। बिना लक्ष्य के किसी भी तरह की प्लानिंग नहीं हो सकती है। आप क्या पाना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, जब तक आपके समक्ष वो नहीं मिला होगा, तब तक आप किसी भी तरह की प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। तो लक्ष्य प्लानिंग लक्ष्य पर आधारित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, यह मानसिक प्रक्रिया है जो कि चलती ही रहती है। चाहे वह
एक छोटा बच्चा हो चाहे वह एक बूढ़ा हो, किसी भी उम्र में यह प्रक्रिया चलती ही रहती है, क्योंकि हमारा लक्ष्य होता ही रहता है और ये एक मानसिक प्रक्रिया है जो कि हमेशा चलती रहती है। जैसे छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लेंगे तो बच्चे का लक्ष्य होगा खिलौना लेना, तो वह यह अपने दिमाग में अपने बैठाएगा कि मुझे किस तरीके से इस तरह का खिलौना लेना है, मुझे वहाँ जाके लेना है या मुझे किसी से मंगवाना है या मुझे किसी से इशारा करके कहना है। तो पर उसका उद्देश्य क्या है, प्लानिंग उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य खिलौना लेना है। इसके लिए वह मानसिक रूप से स्वयं को तैयार करा, उसके बता रहा है कि मुझे खिलौना लेना है। तो ये प्रक्रिया है जो चलती रहती है। खिलौना प्राप्त करने के पश्चात क्या होगा, उसे कैसे खेलना है, ठीक है। तो वह प्रक्रिया है जो कि चलती ही रहती है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सभी तरह की प्रक्रियाएं, यह वाली प्रक्रिया निरंतर करते ही रहते हैं। नियोजन लोचमय एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है। जी हाँ, जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम ये नहीं सोच के बैठते हैं कि हमें यह चीज़ इसी तरह से प्राप्त करनी है। अगर हमें तार सीधा करना है तो हम तार सीधा ही रखेंगे, नहीं, हम उसमें कुछ लूप्स एंड होल्स रखते हैं, हम उसको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखते हैं। हमारे प्लानिंग ने हमने सोचा कि हम 8 बजे पर्टिकुलर पार्टी में पहुंच जाएं। अगर हमें 8 की जगह 8:15 बज जाए तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिक्स 8 बजे या हम 7:45 बजे पहुंच जाए तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वो 15 मिनट पहले या 15 मिनट बाद, ये क्या है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो प्लानिंग की में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। प्लानिंग परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आपने प्लानिंग करी कि आपका लक्ष्य है कि आपको किसी पार्टी में 8 बजे पहुंचना है, तो आपने प्लानिंग करी कि मुझे अपनी गाड़ी से जाना है। आप नीचे उतरे, गाड़ी में बैठने गए आप, तो गाड़ी में देखेंगे आप कि आपकी गाड़ी में खराब हो गई है सपोज, तो आपकी प्लानिंग चेंज हो गई। या तो आप 2 व्हीलर से जाएंगे या फिर आप किसी कैब को बुलाएंगे या आप किसी को ऑटो को हायर करेंगे। तो वो क्या है, प्लानिंग चेंज होगी, लक्ष्य सेम है। ध्यान रखिए, हम ये बोल रहे हैं कि प्लानिंग जो है वह लोचमय व परिवर्तनशील होती है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि लक्ष्य लोचमय एवं परिवर्तनशील होता है। लक्ष्य जो है वो ही है, हमें तो हमारी प्लानिंग को लोचमय एवं परिवर्तनशील रखना पड़ता है। नेक्स्ट है, ये हमने आपको पहले भी इस पॉइंट के साथ में रिलेट करा था कि यह एक बौद्धिक और मानसिक प्रक्रिया है जो कि निरंतर हम कभी भी किसी प्लानिंग को लिखते हैं, बहुत बड़ी प्लानिंग ना हो, इसके अलावा छोटी छोटी प्लानिंग्स को हम कभी भी पेन पेपर पर बैठ के नहीं लिखते हैं कि शाम को खाने में क्या बनेगा, दिन को चाय के साथ में क्या सर्व किया जाएगा। ये हम पेन पेपर लेके बैठते नहीं है। या हमारे घर में कोई गेस्ट आएंगे तो हम उनसे किस तरीके से बातें करेंगे, यह कहाँ रहते हैं, ये हमारे मस्तिष्क में रहता है, ये हमारे बौद्धिक में रहता है कि हाँ हमें इस कार्य को करना है, हमारा लक्ष्य ये है। तो ये जो प्लानिंग है, यह जब तक कि बहुत लंबे टाइम की प्लानिंग नहीं हो या कोई बहुत बड़ी प्लानिंग ना हो जो कि पेपर पेन के बिना नहीं हो सकती है, उसके अलावा ये प्लानिंग हमेशा मानसिक प्रक्रिया के रूप में ही रहती है। और गृह प्रबंध में, चूंकि हम घर की बात कर रहे हैं, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो गृह प्रबंध में यह एक मानसिक प्रक्रिया ही है। नेक्स्ट है, इसमें विभिन्न विकल्पों के मध्य सर्वोत्तम का चयन करना है। हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिया था कि हमें किसी पार्टी में जाना है, ठीक है, तो हमें पार्टी में जाने का लक्ष्य है। अब इसके लिए हमारे पास विभिन्न विकल्प हैं। आप चाहें तो ओला कैब बुला सकते हैं, आप चाहें तो किसी ऑटो को बुला सकते हैं, आप किसी फ्रेंड के साथ में पार्टी में जा सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स को बोल के पार्टी में जा सकते हैं, आप स्वयं गाड़ी चला सकते हैं, आप 2 व्हीलर चला सकते हैं, आप 4 व्हीलर चला सकते हैं। इतने सारे विकल्प हमारे पास एक लक्ष्य को पहुंचने के लिए। लक्ष्य क्या है, पार्टी में पहुंचना। अब हमारे पास इतने सारे विकल्प हैं, उस प्लानिंग में आपको विकल्पों को अच्छी तरीके से चुन के चयन करना ही प्लानिंग की विशेषता होती है। अगली प्लानिंग की विशेषता है कि यह सर्वव्यापक है। यह नहीं कह सकते कि यह केवल हम ही करते हैं या आप ही करते हैं या मेरा परिवार ही करता है या मेरा समाज ही करता है या मेरा देश ही करता है। जी नहीं, नियोजन ऐसा है जो कि पूरा विश्व समय समय पे करता है। चाहे हम आर्थिक प्लानिंग की बात कर लें या हम एनर्जी मैनेजमेंट की बात कर लें, यह नहीं है कि यह केवल हमारे तक ही सीमित है, यह पूरे विश्व में
फैला हुआ है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका, यह पूर्व अनुमानों पर आधारित होता है। प्लानिंग हमेशा उस समय ऐसा हुआ था तो हम इसको ऐसा करते हैं, इस तरह से प्लानिंग की जाती है। आप देखेंगे कि जैसे फॉर एन एग्जांपल हम लिखेंगे कि हमने बर्थडे पार्टी में गए थे, हम उस रेस्टोरेंट में बर्थडे पार्टी में गए थे, उस समय उसके रेस्टोरेंट का फूड इस तरीके का था। चूंकि उस तरह का फूड हमें पसंद है या नहीं है तो हम उसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे। ये हमारा पूर्व अनुमान है कि हमने वहां गए और हमें उस तरीके का ट्रीटमेंट हुआ, तो हमें वो अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए, डेट इज नोन एज दी प्लानिंग। तो वो किस पे होती है, यह पूर्व अनुमानों पे आधारित होती है। नेक्स्ट है, इसमें पारस्परिक निर्भरता होती है। एक प्लानिंग में दूसरे प्लानिंग पे डिपेंडेंट होता है। एक हमने प्लानिंग करी तो एक प्लानिंग होगी तो वो दूसरी प्लानिंग पे अफेक्ट डालेगी, चाहे वो पॉजिटिव अफेक्ट डाले या नेगेटिव अफेक्ट डाले। हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हमें बात कर रहे हैं कि जो प्लानिंग होती है ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। फॉर एन एग्जाम्पल हमने देखा बर्थडे पार्टी के बारे में हमने बात करी थी आपसे, तो बर्थडे पार्टी की हमने प्लानिंग करी है, तो वह बर्थडे पार्टी का जो निर्णय लेंगे, जो प्लानिंग करेंगे, वो कहाँ ले करनी है बर्थडे पार्टी, तो उस बर्थडे पार्टी के अगर घर में करनी है तो अलग तरह की प्लानिंग होगी, बाहर करनी है तो अलग तरह की प्लानिंग होगी। तो प्लानिंग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। अगर हमें घर में करनी है तो हम ये करेंगे प्लान आउट, बाहर जाके करनी है तो हम अलग तरीके से करेंगे। तो प्लानिंग एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती है। अब हम प्लानिंग के विभिन्न चरणों के बारे में सीखेंगे, क्या क्या होते हैं प्लानिंग के विभिन्न चरण। सबसे पहला पॉइंट होता है इसमें समस्या को परिभाषित करना। ये ग्रॉस एंड ग्रेंडल ने दिए हैं, इसको हम समस्या ना बोल के हम लक्ष्य भी बोल सकते हैं कि हमें किसी लक्ष्य को परिभाषित करना कि हमें करना क्या है। प्लानिंग उसी की होगी जब आपको मालूम होगा कि आपको करना क्या है, तो हम एक पॉइंट रखेंगे कि हाँ हमें ये करनी। जैसे हम इस चरण को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम एक लॉन्ग टर्म लक्ष्य रखते हैं, लॉन्ग टर्म गोल रखते हैं कि हमें कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, हमें 20 साल बाद दिस मच अमाउंट हमें 20 साल बाद चाहिए। अब चूंकि हमें 20 साल बाद इतना लमसम अमाउंट हमारे हाथ में चाहिए, क्यों? कारण कहीं भी हो सकता है, हमें बच्चे की पढ़ाई के लिए भी चाहिए, हमें बच्चे की शादी के लिए चाहिए, बच्चे के व्यवसाय के लिए चाहिए, या हमारा व्यवसाय हम आगे बढ़ाना चाहेंगे इतने साल बाद उसके लिए चाहिए, या हमें सिक्योरिटी अमाउंट के लिए चाहिए। XYZ कुछ भी कारण हो सकता है, पर हमारा लक्ष्य क्या है, हमें 20 साल पश्चात इतना लमसम अमाउंट हमारे हाथ में होना चाहिए। तो यह हमारा लक्ष्य है, यह हमारी समस्या है। हम पैसा कहाँ से लाएंगे, पैसा किस तरीके से लाएंगे, उसके लिए हमें क्या एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, या हमारा जो इनकम है उसमें से हमें बचत करनी पड़ेगी। तो ये हमारी समस्या है कि हमें इतने साल बाद इतना अमाउंट चाहिए। सेकंड पॉइंट इसमें यह आता है कि हमें विकल्पों को ढूंढना है, हमें अमाउंट इकट्ठा करना है, हमें मनी का मैनेजमेंट करना है। चूंकि हमें मनी का मैनेजमेंट करना है तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। हम LIC में भी करा सकते हैं, हम बैंक में FD करा सकते हैं, हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम किसी को लोन दे सकते हैं कि इसके बाद इसका हमारा ब्याज आएगा तो हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या हम शेयर मार्केट में लगा सकते हैं। तो हमारे पास एक लमसम अमाउंट इकट्ठा करने के लिए हमारे पास ढेर सारे विकल्प है, हमने ढूंढ लिए विकल्प। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा समस्या थी कि हमें एक लमसम अमाउंट चाहिए पर्टिकुलर टाइम बाद, तो हमने उसके लिए विकल्प ढूंढ लिए। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट देख लिया हमने हमने बचत करने का देख लिया, हमने FD करा के देख लिया, हमने LIC करा लिया, और गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं या नॉन गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ है हमने उसमें इन्वेस्ट कर लिया, हमने मकान का लेके हमने उसमें इन्वेस्ट कर लिया, हमने शेयर लेके मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या हुआ है, बचत एवं इन्वेस्टमेंट दोनों तरह के हमारे पास विकल्प हैं। तो हमने सब विकल्पों को लिस्ट आउट कर लिया, फाइंड आउट कर लिया कि हमारे पास उसके विकल्प हैं। हमने नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इसके अंदर, कल्पना द्वारा प्रत्येक विकल्प का हल ढूंढना। हमने देख लिया कि हमारे पास ये विकल्प है। शेयर मार्केट में हमने मनी का इन्वेस्टमेंट करना है, तो शेयर मार्केट में हमने मनी का इन्वेस्टमेंट किस
कंपनी में करना है, उस कंपनी में करने आज की स्थिति क्या है, इतने समय के बाद स्थिति क्या होगी, क्या शेयर मार्केट अप्स एंड डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हमने देखा था गोल्ड में इन्वेस्ट करना, तो गोल्ड में हमने इन्वेस्ट कर दिया, आज की रेट क्या है, 10 साल बाद की रेट क्या होगी, हमने एक प्लॉट खरीद लिया या मकान खरीद लिया, उसकी आज की रेट कुछ समय पश्चात की रेट क्या होगी। इस तरह हमने जितने भी विकल्प ढूंढे थे उन सब विकल्पों को हमने आगे के 20 साल बाद कल्पना में उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया। हाँ, हमारे पास ये हैं पॉइंट्स, इसके ये विकल्प हैं, विकल्प के बाद हमने इस समस्या का ये इस तरीके से हल हो सकता है, और उस हल में से हमने अधिकतम उपयुक्त संभावित हल का चयन किया। वह अधिकतम उपयुक्त संभावित हल, मैं पुनः रिपीट करूंगी, अधिकतम उपयुक्त संभावित हल हर परिवार का, हर व्यक्ति का सोचने के तरीका अलग होता है, इसलिए हर व्यक्ति के लिए वह विकल्प अलग अलग होगा। किसी के लिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छा होगा, किसी के लिए प्लॉट में होगा, किसी के लिए शेयर मार्केट में होगा, किसी के लिए बचत में होगा, किसी के लिए एफडी में होगा। ये अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग की सोच की और कल्पना के आधार पर होता है। हमने ये पॉइंट नंबर 3 में देखा था कि कल्पना में आपने उसका विकल्प ढूंढा, कल्पना में आपने उसका हल ढूंढ लिया, हल ढूंढने के पश्चात आपने उसका सबसे अच्छा कि हाँ मुझे आज के इस टाइम पीरियड 20 साल बाद, 10 साल बाद इतना लमसम अमाउंट चाहिए, और मुझे उस लमसम अमाउंट के लिए मुझे इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है। मैंने अपने सारे विकल्प निकाले जिसमें मैं सक्षम हूँ, समझ रहे हैं बात को, जिसमें मेरा सक्षम है, जिसमें मैं मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। ये हर व्यक्ति का, हर परिवार का, हर समाज का अलग 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 होता है। तो हमने उस सबसे उपयुक्त विकल्प देखा, उपयुक्त विकल्प का हमने संभावित सबसे अच्छा हल देखा और हमने उसको चयन कर लिया। फिर हमने उसको समस्या हमारे, हम उसके लिए प्लानिंग करी हमने, ठीक है, क्योंकि हम किसका चरण पढ़ रहे हैं, हम प्लानिंग के चरण पढ़ रहे हैं। तो हमने उसकी प्लानिंग करी और प्लानिंग करने के बाद हमने सबसे उपयुक्त हल देख लिया। हमने अभी इन्वेस्ट करना स्टार्ट नहीं करा है, हमने अभी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट नहीं करा है, हमने नियंत्रण स्टार्ट नहीं करा है, ठीक है। हमने केवल क्या करा है, केवल प्लानिंग करी है। इसका गृह प्रबंध का प्रथम चरण हमने करा है कि केवल प्लानिंग करी है हमने गृह प्रक्रिया का, और हमने इसका उपयुक्त संभावित हल देखा है। और लास्ट पॉइंट है इसके अंदर कि आपने जो भी उपयुक्त हल देखा है आप उसका जिम्मेदारी लें, आप उसका उत्तरदायित्व लें कि हाँ मैंने ये डिसीजन लिया है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। जिम्मेदारी लेने का अर्थ ये नहीं है कि केवल अपने ऊपर कि हाँ ये प्लानिंग है, केवल रूल्स एंड रेगुलेशन दूसरों के ऊपर फॉलो करना। जिम्मेदारी लेने का तात्पर्य यहाँ पर ये है, प्लानिंग में आपको ऑर्गेनाइज करना है, आपको कंट्रोल करना है, आपको फीडबैक लेना है, आपको सारा काम करना व्यक्तित्व की जिम्मेदारी होती है, उत्तरदायित्व होता है। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है, प्लानिंग में। प्लानिंग के हमने 5 चरण देखे हैं। समस्या को परिभाषित करना, विकल्पों को ढूंढना, कल्पना द्वारा प्रत्येक विकल्प को उसका हल ढूंढना। 4th पॉइंट है अधिकतम उपयुक्त संभावित हल का चयन करना, और लास्ट पॉइंट है उत्तरदायित्व को स्वीकार करना। अब हम प्लानिंग की सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लानिंग की वैसे तो कई सीमाएं होती हैं, पर कुछ सीमाएं हम आपको यहाँ पे बताते हैं। सबसे प्रथम सीमा यह है कि इसमें सर्वोत्तम विकल्प का चयन करने में परेशानी होती है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था मनी मैनेजमेंट का, जिसमें कि हमें इन्वेस्टमेंट करना था ताकि हमें कुछ समय बाद कुछ लमसम अमाउंट मिले। तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प हमने देखे थे। हमने देखा था गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, हमने देखा था शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, हमने देखा था प्लॉट में इन्वेस्टमेंट, हमने देखा था एफडी में इन्वेस्टमेंट। इस तरह से हमने खूब सारे इन्वेस्टमेंट देखे थे। तो इतने सारे विकल्प थे हमारे पास, पर हमें उन सबको सब में कुछ प्लस और कुछ माइनस पॉइंट थे। दोनों में सभी जितने भी इन्वेस्टमेंट के तरीके थे उसमें पॉजिटिव पॉइंट भी थे और नेगेटिव पॉइंट भी थे। बेनिफिट थोड़े में कुछ में ज़्यादा आ रहा था, कुछ में कम आ रहा था, किसी में रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो रहा था, किसी में रिस्क फैक्टर कम हो रहा था। तो चूंकि हमारे पास ऑलमोस्ट अल्टरनेट जो है हमारे पास एक जैसे, क्योंकि हमारे पास सिचुएशन एक जैसी है, तो हमको सर्वोत्तम विकल्प को चयन करने में परेशानी आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है समस्याओं को पहचान कर उन्हें परिभाषित करने में अड़चनें व कठिनाइयाँ। समस्या क्या है,
समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है, समस्या कब आएगी, समस्या कैसे आएगी, ये हमें नहीं मालूम है। तो समस्या को पहचान ही नहीं पा रहे हैं हम, तो समस्याओं को परिभाषित ही नहीं कर पा रहे हैं, हमारा लक्ष्य ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं हम, तो उसको परिभाषित करने में हमें दिक्कत आ रही है और हमें कई तरह की अड़चनें आ सकती हैं। जैसे कि हमें ये पता है कि हमें इतना अमाउंट इतने समय बाद चाहिए, पर समस्या क्या है कि हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है। समस्या हमें पता है, कैसे, क्यों, कब, कहाँ, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है। तो समस्या को परिभाषित करने में हमें प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट पॉइंट है समय, शक्ति एवं धन का अपव्यय। समय, शक्ति और धन, यह गृह प्रबंध की मूल बेसिक पॉइंट्स हैं। अब जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग करने में इसका अपव्यय सबसे ज़्यादा होता है। कैसे? हमने प्लानिंग करी इन्वेस्टमेंट की, तो हमें सोर्स फाइंड आउट करें, हमने सोर्स फाइंड आउट करें कि इन्वेस्टमेंट किस किस करेगा, कब कब, कैसे कैसा होगा। हमने एक जगह से दूसरी जगह जाके मूवमेंट करा, समय, शक्ति और धन तीनों का व्यय हुआ। हमने इंटरनेट पे जाके सर्च करा, समय, शक्ति, धन तीनों का अपव्यय हुआ। तो हमें प्लानिंग करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि इन तीनों चीज़ों का अपव्यय ना हो। यह इसकी एक सीमा होती है कि इसका इस समय अपव्यय होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अरुचिकर, उबाऊ एवं अवसादपूर्ण कार्य होता है। जी हाँ, थोड़ा सा डिप्रेसिंग होता है क्योंकि हमें पता है कि हमारा बजट इतना है, हम एक महीने में इससे ज़्यादा बजट नहीं कर सकते हैं। चूंकि हम इस समय इससे ज़्यादा बचत नहीं कर सकते हैं, आज के 20 साल बाद हमें इतना अमाउंट चाहिए, तो हमें कहाँ से आएगा? यह प्लानिंग करते ही हमारे को अवसाद आने लग जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत अवसादपूर्ण कार्य होता है। ये नहीं हमारे मन में आता है कि हम थोड़ी सी मेहनत और करें या हम किसी तरह से श्रम और करके थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और करें। हमें यह महसूस होने लग जाता है कि हम ये कार्य नहीं कर सकते हैं। जहाँ यह प्लानिंग में आ गया है कि यह कार्य नहीं हो सकता है, तो वो अवसादपूर्ण कार्य होता है। थोड़ा सा अरुचिकर भी होता है, थोड़ा सा बोरिंग भी होता है कि हाँ ऐसे हो जाएगा। मानसिक रूप का काम होता है, बौद्धिक काम होता है यह। तो प्लानिंग करते समय लगता है कि एक लिमिट तक तो प्लानिंग हो जाती है, उसके बाद लगता है ठीक है ये तो अपने आप होता जाएगा। कई बार हम ऐसे सोचते हैं ना कि गृह प्रबंध का कोई भी कार्य होता है, हाँ हमने बर्थडे पार्टी का सोच लिया, हमने बर्थडे पार्टी का मेन्यू बना लिया, ठीक है अब हम कर लेंगे हमारे हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों ऐसे सोचते हैं हम? क्योंकि थोड़ा सा अरुचिकर और थोड़ा सा उबाऊ कार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें दूरदर्शिता का अभाव होता है कि इस कार्य को करने से इस तरीके का फायदा होगा, इस कार्य को करने से इस तरीके का नुकसान होगा। यह भावना, यह दूरदर्शिता बहुत कम लोगों में होती है, जो कि प्लानिंग की एक सीमा है, एक लिमिटेशन है कि हाँ इस पर्टिकुलर काम को या इस पर्टिकुलर विकल्प को चयन करना है। हमारे पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, विकल्प को किस तरीके से चयन करना है, या हमारे विकल्पों को हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं या विकल्पों को किस तरीके से डिक्रीज कर सकते हैं। तो इसका प्लानिंग के अंदर दूरदर्शिता का अभाव होता है। और प्लानिंग की सबसे बड़ी सीमा है, सबसे क्रिटिकल सीमा है कि इसमें आकस्मिक दुर्घटनाएं हो जाती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बहुत छोटी सी बात बताते हैं हम आपको, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने प्लान आउट करा है पकौड़े बनाने का, हमारे पास सब तैयारियां हो चुकी है, लास्ट मोमेंट पे हमारी मिक्सी खराब हो गई। ओके, हमारे पास सब कुछ तैयार है, लास्ट मोमेंट पे तो वो क्या होगी, हमारी आकस्मिक दुर्घटना हो गई। तो प्लानिंग में आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी चल रही थी, प्लानिंग में सब कुछ रूटीन से चल रहा था, परंतु आकस्मिक दुर्घटनाओं के बारे में नहीं सोचा गया था। तो ये एक प्लानिंग की लिमिटेशन है, ये प्लानिंग की सीमा है। नो डाउट हमें प्लानिंग हर काम की करनी चाहिए। प्लानिंग करने से ही किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें आसानी हो जाती है, क्योंकि हमें पता होता है इस पर्टिकुलर हमारे पास इतने सारे विकल्प हैं, इस विकल्प को न चुन के हम दूसरे विकल्प को चुन सकते हैं, दूसरे विकल्प को न चुन के हम नेक्स्ट पॉइंट पे विकल्प को चुन सकते हैं। हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं, हम इस रिसोर्सेज को इस समय इस्तेमाल करेंगे, हम इस रिसोर्स को इस समय इस्तेमाल करेंगे। यही चीज़ हमारी प्लानिंग होती है। और किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए
मैं पुनः रिपीट करना चाहूँगी कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी हम कोई भी लक्ष्य रखते हैं, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट रखे, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रखे, सबसे पहले उसके अंदर प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है कि फर्स्ट स्टेप में ये कार्य होगा, सेकंड स्टेप में ये काम होगा, फिर ये काम होगा और लास्ट स्टेप में ये काम होगा। जब ये सब कामों को मिला दिया जाएगा तो हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। तो गृह प्रबंध में भी ऐसा ही होता है। गृह प्रबंध में भी जो फर्स्ट है प्लानिंग चरण जो है, प्लानिंग चरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे ही प्लानिंग आपकी अच्छी रही तो निश्चित तौर पे यह होता है कि आपका लक्ष्य अवश्य प्राप्त होता है।